आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज। बिल्कुल। और जब भी सेहत के खतरों की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम होता है कैंसर। और आज हमारे मुल्क में कैंसर का जो मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। वैसे तो कई तरह के कैंसर्स हैं जो कि देखने और सुनने को मिलते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ख्वातीन के कैंसर्स की तो उसमें सबसे बड़ा और सबसे आम कैंसर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। और इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर पर बेदारी पैदा करने के लिए हर साल अक्टूबर के महीने को ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में मनाया जाता है। हमारे मुल्क में वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ साथ हमारे मुल्क में भी जो ब्रेस्ट कैंसर्स के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और जिसकी वजह है हमारी लाइफस्टाइल का चेंज होना, हमारे हेल्थी डाइट का ना लेना, ब्रेस्ट फीड का ना करवाना। और सबसे बड़ी वजह जो हम इसमें मानते हैं वो ये है कि ब्रेस्ट कैंसर के लिए अवेयरनेस का ना होना। वैसे तो ये भी कहा जाता है नाजरीन कि जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी देरी से दिखाई देते हैं, लेकिन अगर हम सही वक्त पर सही जांच और सही स्क्रीनिंग करवाएं तो हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। तो अगर आप भी ब्रेस्ट कैंसर से परेशान हैं या फिर आपके भी जहन में कोई सवालात हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और हमारे माहिरीन से अपने सवालों को लाइव पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नाजरीन, सेहतमंद ग़िज़ा और मुतहर्रिक तर्ज ज़िंदगी हमें मुख्तलिफ बीमारियों से बचाते हैं, लेकिन फिर भी कभी माहौलियाती अनासिर के सबब और कभी अपने ही जिस्म के सेल्स में गड़बड़ी की वजह से कई बीमारियां लाहिक हो जाती हैं। इन्हीं में से एक है कैंसर, जिसका शुमार मुहलिक बीमारियों में होता है। ब्रेस्ट कैंसर या छाती का कैंसर दुनिया भर की खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। दुनिया भर की खवातीन में मौत की शरह के बढ़ने का सबसे बड़ा सबब भी ब्रेस्ट कैंसर को ही माना जाता है। आलमी इदारा सेहत WHO की एक रिसर्च के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर में तमाम किस्म के कैंसर्स का 10% है। माहिरीन के मुताबिक हमारे जिस्म में पाए जाने वाले सेल्स जरूरत के मुताबिक तकसीम होते हैं और जिस्म की नशोनुमा में हिस्सा लेते हैं। अगर ये सेल्स किसी भी हिस्से में जरूरत से ज्यादा तकसीम हो जाएं या चले जाएं, तो उस हिस्से में सेल्स का एक गिरोह बन जाता है, जिसे साइंसी इस्तिलाह में ट्यूमर या रसौली कहते हैं, जो आगे चलकर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। अगर ये ट्यूमर ब्रेस्ट के सेल्स में बन जाए तो ये बीमारी का सबब बन जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक ब्रेस्ट कैंसर का रुझान बढ़ती उम्र के साथ साथ बढ़ता है। 40 साल से कम उम्र की खवातीन में इस मर्ज का खतरा कम होता है, ताहम बढ़ती उम्र में इस मर्ज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। रिसर्च से ये बात सामने आई है कि हर 3 में से 2 खवातीन जिनमें ये मर्ज तशखीस होता है, उनकी उम्र 55 साल के करीब होती है। छाती का कैंसर आमतौर पर दूध की नालियों या अंदरूनी परतों से शुरू होता है, जो उन्हें दूध फराहम करते हैं। वहाँ से ये जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। छाती के कैंसर की बढ़ती हुई शरह की एक अहम वजह इसके बारे में बेदारी में कमी है, और खवातीन अपने पोशीदा आज़ा के बारे में बात करना पसंद नहीं करती। इसकी अलामात के बारे में सही मालूमात न होने से भी मर्ज के बढ़ने का खतरा बना रहता है। छाती पर या बगलों में किसी गांठ का नुमुदार होना, छातियों के साइज या साख्त में तब्दीली, उनकी जिल्द तब्दील हो जाना, छातियों की जिल्द सुर्ख हो जाना, उनमें दर्द और बेचैनी रहना, ये वो अलामात हैं जिन्हें हरगिज नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और फौरन माहिर डॉक्टर से चेकअप कराना चाहिए। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर के असबाब में सबसे बड़ी वजह जीन्स की तब्दीली है। इसीलिए अगर किसी के कुनबे में ये मर्ज पहले से मौजूद है तो फिर औरों को होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। खवातीन में वजन का ज्यादा होना और जिस्मानी सरगर्मियों का न होना भी ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात बढ़ा देता है। सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज जिंदगी, वजन पर कंट्रोल, बाकायदगी के साथ वर्जिश, जहनी तनाव से बचना और मुस्बत सोच, ये सारी तदाबीर ब्रेस्ट कैंसर समेत दीगर बीमारियों के खतरात को भी कम कर देती हैं। इसीलिए इन पर अमल करना सबके लिए निहायत जरूरी है, ताकि अपने आप को जानलेवा बीमारियों से महफूज रखा जा सके।
एक औरत अपना ख्याल रखने से पहले अपने परिवार का ख्याल रखती है, पर यह बात भी समझना बेहद ज़रूरी है कि अगर आप सेहतमंद रहेंगी तो आपका परिवार भी सेहतमंद रहेगा। और इसीलिए हेलो डॉक्टर में आज का हमारा मौजू है ब्रेस्ट कैंसर, जिसमें हमारे माहिरीन आपको बताएंगे कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है, ये किस उम्र में इसके बढ़ने के खतरा ज़्यादा हो सकता है और इसके वजूहात क्या हैं, इसके अलामात को हम कैसे पहचानें ताकि हम इस बीमारी से आसानी से लड़ सकें। और इन्हीं सभी मौजूआत पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट का एक खास पैनल, तो आइए आपका उनसे तारुफ करवाते हैं। बिल्कुल जी हाँ, आपका अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे तारीफ करवाते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर अजय गोगिया। डॉक्टर अजय गोगिया एडिशनल प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं IRCH एम्स में। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर अजय गोगिया। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वी शीनू। आप प्रोफेसर हैं सर्जरी डिपार्टमेंट एम्स न्यू दिल्ली में। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है डॉक्टर शीनू। हमारी तीसरी एक्सपर्ट हैं डॉक्टर योगिता मुंजाल। आप डेप्यूटी डायरेक्टर हैं आयुष दिल्ली गवर्नमेंट में। आपका भी बहुत बहुत वेलकम है मैडम। मेरा पहला सवाल डॉक्टर अजय गोगिया आपसे है, क्योंकि हम देखते हैं कि पूरे अक्टूबर के महीने में हम लोग ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के तौर पे मनाते हैं। क्या अहमियत है इस अवेयरनेस जो हम मनाते हैं, और कितनी अभी हमारे बीच, हमारे लोगों के बीच अभी ब्रेस्ट कैंसर को लेके जागरूकता है, इस बारे में आप हमें बताएं। तो ब्रेस्ट कैंसर मंथ हम इसलिए मनाते हैं ताकि हमारे इंडिया में, एटलीस्ट इंडिया में, हमारे जो ब्रेस्ट कैंसर को लेके जागरूकता बहुत कम है। तो हम हर साल इसको एम्पावर करते हैं, इसको हम जागरूकता के रूप में पेशेंट्स, नॉर्मल पॉपुलेशन को हम थोड़ा सेंसिटाइज करते हैं ताकि वो अपने शरीर के भागों को बहुत अच्छे से देखें, और कोई भी ब्रेस्ट कैंसर में बदलाव है वो इमीडिएटली हमें कंसर्न करें किसी भी डॉक्टर्स को, चाहे वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है, सर्जन है, या मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है, कोई भी जनरल फिजिशियन को वो कंसर्न करें। तो हमारा हर साल 1 महीना ये होता है ताकि हम सारे जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उसको स्क्रीन कर सकें, और मैक्सिमम हम जितने भी स्क्रीन डिटेक्टेड कैंसर हैं उसको अच्छे से इलाज कर सकें। अच्छा, इस दौरान आप लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं? स्क्रीनिंग भी करते हैं। जैसे हमारे इस IRCH में पिछले पूरे इस मंथ में हमने स्क्रीन किया, जो हमारे स्क्रीनिंग OPDs चलती हैं उसमें हमने देखा है कि नॉर्मल हमने जो सारी सिस्टर्स को स्क्रीन किया है तो हमारे 1000 में कम से कम 10 लोग डिटेक्ट हुए हैं जिसका हमने अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट किया। अगर ये स्क्रीनिंग नहीं होती या अवेयरनेस नहीं होती तो वो हमारे लेट स्टेज में पता लगते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमने जैसे अखबारों के थ्रू जैसे हमें पढ़ने में भी आया था कि NCI जो है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो एम्स का है, वहाँ पर भी आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी स्क्रीनिंग की गई थी। तो इस दौरान भी आपको कुछ? डेफिनेटली बहुत सारे जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जैसे हमारे सिस्टर्स, बहुत सारी सिस्टर्स थे, या बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ थे, या बहुत सारे जो नॉर्मल हर वर्ग में जो महिलाएं थीं, उनको हमने स्क्रीन किया और अर्ली डिटेक्शन में काफ़ी लोगों को हमने डिटेक्ट किया और उनका फिर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट चल रहा है। अगर यही नहीं होता, मंथ नहीं होता, या हम स्क्रीनिंग नहीं करते, बिकॉज ऑफ स्क्रीनिंग भी हमने इसलिए की क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ था, तो वो फिर लेट स्टेज में पता लगता है, या वो अवेयर ही नहीं रहते, या फिर बाद में पता चलता है जबकि उनकी स्टेज बढ़ जाती है। क्योंकि वक्त की बड़ी अहमियत है कैंसर के डिटेक्शन में, ये तो जग जाहिर है। बिल्कुल। तो डॉक्टर सीनू, जैसे कि 1 महीना अक्टूबर का आप पूरा ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर आपकी कोशिश रहती है कि जितनी से जितनी ज़्यादा हो सके हम अवेयरनेस इसके लिए बढ़ा सकें, तो इसमें हम लोगों को एजुकेट करते हैं, एम्पावरमेंट करते हैं, एक्शन, कुछ ना कुछ हम एक्शन करते हैं, कम्युनिटी में इस चीज़ को हम जितना भी हो सकता है फैलाने की कोशिश करते हैं, और एक होप इसमें जागृत होती है कि यस, हम इससे लड़ सकते हैं, टुगेदर वी कैन राइज। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि किन औरतों में, अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की, जैसे कि अभी डॉक्टर अजय ने बताया कि काफ़ी हम जब स्क्रीनिंग की गई ग्रुप, तो उसमें ऐसे पेशेंट्स निकले कि जिनको ब्रेस्ट कैंसर था पता ही नहीं, तो कौन सी ऐसी औरतें हैं जिन्हें खतरा ज़्यादा है ब्रेस्ट कैंसर होने का? देखिए, आपने जो बताया कि ब्रेस्ट कैंसर में एक होती है कि अवेयरनेस बढ़ाना है, दूसरा है कि पेशेंट को होप देना है, एंड आप बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया, टुगेदर वी राइज एंड टुगेदर वी कॉन्कर। अब ये है कि ब्रेस्ट कैंसर किन में होती है। एक तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, औरत होने के नाते ही आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क हो जाता है, क्योंकि औरतों में मर्द को कंपेयर करने से ब्रेस्ट कैंसर की जो प्रतिशत होती है, जो इंसिडेंस होती है, वो बहुत ज़्यादा है। तो नंबर 1 तो वो है। नंबर 2 ये होती है कि आजकल लोगों का रहन सहन, उठना बैठना इतना बदल गया है, तो ये देखा गया है कि कुछ औरत होते हैं जिनमें ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क ज़्यादा होती है, जैसे है कि
ये फैक्टर्स को यूजुअली मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स लेके कहते हैं। एंड जो होते हैं कि जो लेडी की सपोज़ उनकी जो मेंस्ट्रुएशन जल्दी शुरू हो जाती है 13 साल से पहले और मेंस्ट्रुएशन ख़त्म होती है 50 साल के बाद, इनमें रिस्क ये देखा गया कि ज़्यादा होता है। वैसे ही जो जिनके बच्चे नहीं हुए या बच्चे लेट से हुए हैं या बच्चे हुए हैं लेकिन दूध नहीं पिला सके, जो भी वजह से हो कि ऑफिस को जाना होता है कि और कोई कमिटमेंट की वजह से दूध नहीं पिलाए, तो इन लोगों में ये देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर की इंसिडेंस बढ़ जाती है। और दूसरी चीज़ जो होती है कि एक होती है कि आप ये जैसे अब हमारे ये व्यूअर में ने दिखाए थे कि वो कुछ हेरिडिटरी भी होती है, अगर जिसके परिवार में किसी को कैंसर हो गया तो कैंसर होने इसका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसके वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस या खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे है कि मोटापा, लाइक लाइफस्टाइल चेंजेस, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और मतलब ग्रीन वेजिटेबल्स कम खाना, और स्मोकिंग और शराब। सो ये सभी चीज़ें जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, ये भी अगर कुछ हद तक कंट्रोल में किया जाए, हालांकि काफ़ी हद तक ये रिस्क को बढ़ा देते हैं। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं जिन चीज़ों को हम बदल सकते हैं जी, मॉडिफाइबल, उनको भी बदल के हम उसको कम कर सकते हैं, इंसिडेंस को कम कर सकते हैं। कुछ चीज़ हमारे हाथ में होते ही नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते। जो हमारे हाथ में अगर हम उसको मॉडिफाई कर दें तो ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस हम काफ़ी कम कर सकते हैं। डॉक्टर योगिता, आपका रुख करना चाहेंगे। आप आयुष से हैं और आयुष में भी हमारी सरकार काफ़ी उसको बढ़ावा देती है, तो आयुष के लिहाज से आप हमें बताएं कि आयुर्वेदा के लिहाज से किस तरीके से इस तरह की बीमारियों में आपका क्या पर्सपेक्टिव रहता है? देखिए, कैंसर की जो जैसे स्क्रीनिंग की अभी बात हो रही है, अर्ली डिटेक्शन की बात हो रही है, तो जब अर्ली डिटेक्शन हो जाता है तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि सब लोग जो आपके ऑन्कोलॉजिस्ट और सर्जन जो आपको उसमें सलाह देते हैं, आप सबसे पहले उसको फॉलो करिए जो वो बताते हैं। इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम की तरह आप आयुर्वेद को या आयुष के बाकी सिस्टम्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप ये कहना चाह रही हैं मैडम कि जो आपका एलोपैथ के लिहाज से चल रहा है ट्रीटमेंट वो चालू रखें, साथ में पैरेलली आप आयुर्वेद को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, यही आप कहना चाह रहे हैं? वी कैन कॉम्प्लीमेंट द सिस्टम्स। जैसे जब कीमोथेरेपी होती है तो उसमें कुछ अनवांटेड साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए। फर्दर जैसे पेशेंट जिसको जब पता चलता है कि उसे कैंसर हो गया है तो वो स्ट्रेस में जाती है पेशेंट, तो स्ट्रेस जो है वो ऑलरेडी आपकी कोई भी डिजीज़ होगी तो आप उसमें चांसेस ऑफ रिकवरी गेट ब्लीक। तो उसमें अगर हम उनको प्राणायाम करवाते हैं, योगा देते हैं, उनको हम अच्छी डाइट की एडवाइस दे सकते हैं, प्लस हमारी कुछ हर्ब्स जड़ी बूटियाँ ऐसी होती हैं जो आपके घर में भी मौजूद होती हैं, उनको अगर आप अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा ग्रीन वेजिटेबल्स आप ऐड करिए, तो इस तरीके की चीज़ें जो हर्बल हैं जिनको आप इजीली ऐड कर सकते हैं अपने डाइट में, अपने रूटीन में, आहार विहार में जो चेंजेस आप कर सकते हैं वो आप आयुष के थ्रू कर सकते हैं। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं कि डिले नहीं करना, अगर कहीं से भी आपको कुछ भी अगर ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई चांसेस हैं तो उसे ना डिले करके राइट टाइम पे राइट डॉक्टर से आप कंसल्ट बिल्कुल करें। डिले से आप स्टेजिंग उसकी बढ़ा सकते हैं। तो डॉक्टर अजय, बात हो रही है अर्ली डिटेक्शन की, तो उससे पहले ये समझना भी ज़रूरी है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जिससे हमें ये पता लगाया जा सके कि हाँ शायद ये ब्रेस्ट कैंसर है। मैम यूजली जो ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स हैं उसमें ब्रेस्ट की जो लंप होता है जिसको गांठ बोलते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं। तो यूजली 90% जो ब्रेस्ट की गांठें होती हैं वो बिनाइन होती हैं, 10% ही मैलिग्नेंट होती हैं। तो 10% जो मैलिग्नेंट है बस उसके सिम्टम्स हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखने चाहिए, जिसमें ब्रेस्ट लंप होता है, ब्रेस्ट की जो स्किन चेंजेस होते हैं वो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, थर्ड एक्सिला या बगल में जो गांठ होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और कभी कभी निपल में जो एबनॉर्मल डिस्चार्ज होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ब्रेस्ट में लंप होना, उसके स्किन चेंजेस होना, उसमें कुछ सिक्रीशंस निकलना, और बगल में गांठ होना जो एक्सिलरी लिम्फ नोड बोलते हैं, वो ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स। ये जो सिम्टम्स है ये हमें विजिबल हो, अगर हमें विजिबल होते हैं तो इसमें कोई भी सिम्टम्स आपको विजिबल है इमीडिएटली आपको कंसल्ट डॉक्टर या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर शीनू, आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम डिटेक्शन की बात करें, किस तरीके से क्या जरिया है जिससे हम ये ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कर, कंफर्मेटरी कोई टेस्ट होता होगा डॉक्टर साहब, उसके बारे में हमें बताएं। जी, जैसे डॉक्टर गोगिया बता रहे थे कि सबसे अहम बात यह है कि अगर कोई भी औरत जो 30 साल उम्र से ज़्यादा है, अगर वो कोई भी वजह से ब्रेस्ट में गिल्टी पता लग जाता है उनको,
तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए। वो ये वेट नहीं करना चाहिए कि मतलब मेरे स्किन चेंजेस हो गए या निपल डिस्चार्ज हो जाए, क्योंकि वो तो एडवांस स्टेज हो गया। तो हमारा मतलब राय ये है कि, और हमारा रिक्वेस्ट यही है कि अगर कोई भी औरत में कोई गिल्टी होता है, और ये गिल्टी में खासकर दर्द नहीं होता है, तो हमारे यहाँ ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपको तकलीफ़ नहीं देती है तो हम उसको नज़रअंदाज करते हैं। वो नहीं करना चाहिए ब्रेस्ट में। और कोई भी औरत 30 साल से ज़्यादा है और उनमें अगर गिल्टी होती है, उनमें दर्द नहीं है, तो हालांकि दर्द नहीं है तो ज़रूर आप जाके डॉक्टर को दिखा लीजिएगा। और ये जब तक प्रूव नहीं होता ये कैंसर है, तब तक आप उसकी इलाज करवाना। ये होगा कि मैमोग्राम होगा या अल्ट्रासाउंड होगा या बायोप्सी होगा, वो आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिएगा। डॉक्टर जब तक आपको ना बताए कि ये कैंसर है, तब तक उसको हमें मतलब जांच पड़ताल करना ज़रूरी है। लेकिन जो कन्फर्मेटरी टेस्ट हैं वो बायोप्सी कन्फर्मेटरी टेस्ट एक तो होता है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे कोई भी औरत आती है तो एक तो होती है कि इसको हमने ट्रिपल असेसमेंट कहते हैं, 3 स्टेप असेसमेंट। एक तो हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किए हैं कि मतलब क्या रिस्क फैक्टर्स है नहीं पेशेंट में। दूसरी चीज़ हम एग्जामिन करते हैं, इससे लगभग आप 50-60% बोल सकते हैं कि ये कैंसर है। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप, रेडियोलॉजी इमेजिंग होती है, जिसमें जो औरत 40 साल से कम है उनमें हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, 40 साल से ज़्यादा में मैमोग्राम करते हैं। उससे आपको 90% लगभग कंफर्म होता है। लेकिन कंफर्मेटरी टेस्ट होती है बायोप्सी, और बायोप्सी से ही आपको कंफर्म होता है कि ये कैंसर है, जिसको हम शायद आम भाषा में टुकड़े की जांच टुकड़े की जांच बिल्कुल कह रहे हैं। तो डॉक्टर योगिता, ऐसे भी कोई सेल्फ एग्जामिन टेस्ट भी होते हैं, या जो टेस्ट अभी डॉक्टर सीनू ने और डॉक्टर अजय ने बताए यही टेस्ट जो विजिबल होते हैं, या इसके अलावा भी कुछ ऐसे सेल्फ एग्जामिन टेस्ट है जो हम लोग करके पता लगा सकते हैं? सेल्फ एग्जामिनेशन जो है वो सभी फीमेल्स के लिए रिकमेंडेड है कि वंस अ मंथ, महीने में एक बार आप अपनी ब्रेस्ट का सेल्फ एग्जामिनेशन खुद से जो आप कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले तो हो गया आप विजुअल एग्जामिनेशन। ओके। आप एक मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़े होके एग्जामिन करिए और जस्ट लुक फॉर द चेंजेस कि आपके उसमें स्किन में कोई चेंज आया है, या और कोई आपको कोई स्राव किसी तरीके का दिखाई दे रहा है, या कोई और आपको एबनॉर्मेलिटी उस समय जो दिखाई दे रही है। उसके बाद विजुअलाइजेशन के बाद अगर एसिमेट्रिकल है, कोई गांठ है तो एसिमेट्रिकल हो जाएगा ब्रेस्ट। तो आपको वो चेंजेस आपको सबसे पहले एग्जामिन करने हैं इन वेरियस पोजेज। आप सीधे खड़े होकर पहले देखिए, हाथ ऊपर करके दोनों हाथ अपने साइड में ऊपर करें और उसके बाद देखें। तो आप सबसे पहले आप एक विजुअल एग्जामिनेशन है। उसके बाद है पेल्पेशन। आप उसको फील करके अपनी 3 फिंगर से उसको फील करके, और ऑल द एरियाज ऑफ ब्रेस्ट, जितना भी उसके एरियाज हैं कोई भी छोड़ते ना हुए, उसको आप फर्मली प्रेस करके एग्जामिन करिए। अगर आपको कोई लंप फील होता है तो अगर आपको लगता है कि कोई इस तरीके के चेंजेस है, लंप है, तो आप उसके लिए तब आप फर्दर डॉक्टर के पास जा सकती हैं। ये एक सेल्फ एग्जामिनेशन है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं करवाने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। बल्कि आप कहना चाह रही, हाँ, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार डॉक्टर साहब से मैं पूछना चाहूंगा, अगर एक ब्रेस्ट में कैंसर डिटेक्ट होता है जी, तो क्या दूसरे ब्रेस्ट में भी रिस्क रहता है? और दूसरा, कब है कि हम ब्रेस्ट कैंसर को दवाइयों से या कीमोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं? कब है कि सर्जरी की जरूरत होती है? बिल्कुल, आप लाइन पे बने रहिए। डॉक्टर शीनू, आप क्या जवाब देना चाहेंगे? आपका पहला सवाल ये था कि एक ब्रेस्ट में है तो दूसरे ब्रेस्ट को स्प्रेड हो सकता है। बिल्कुल, 2 चीज़ हो सकते हैं कि ये कैंसर दूसरे ब्रेस्ट में स्प्रेड हो सकती है, या दूसरे ब्रेस्ट में नया कैंसर दोबारा हो सकता है। तो 2 अलग अलग चीज़ है। तो ये कि नहीं कि वो स्प्रेड हो गया तो सिर्फ वही ब्रेस्ट में जाएगी। हम बोलते हैं कि ये दूसरा ब्रेस्ट में स्प्रेड हुआ जब आपके बदन में और कहीं भी वो स्प्रेड हो गया, जैसे फेफड़े में हो गया या लिवर में हो गया या बोन में हो गया और दूसरे ब्रेस्ट में भी हो गया, जब हम कहते हैं कि ये ब्रेस्ट से स्प्रेड हुई है। जब और कहीं नहीं है, सिर्फ ब्रेस्ट में ही गिल्टी है, तो हम इसको कहते हैं कि ये तो न्यू ऑनसेट प्राइमरी डिसीज़ है। और दूसरी चीज़ आप पूछें कि सिर्फ कीमोथेरेपी से चलता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट, हालांकि हम कहते हैं कि इट्स ए मल्टी मोडल ट्रीटमेंट। ओके। मल्टी मोडल मतलब कि इसमें सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है, रेडियोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी की भी ज़रूरत पड़ती है, हार्मोनल थेरेपी और टारगेटेड थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। कब कौन से पेशेंट को क्या ज़रूरत पड़ती है वो स्टेज पे निर्भर करता है। अर्ली स्टेज में आप सिर्फ छोटा सा ब्रेस्ट टिश्यू, पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं, छोटा सा निकाल के वहाँ रेडियोथेरेपी देके वो बस हो जाती है। उसके साथ आप कीमोथेरेपी देते हैं या हार्मोनल थेरेपी देते हैं,
वो निर्भर करता है पेशेंट के उम्र पे, और वो रिसेप्टर स्टेटस एक होती है उसके कैसे डिपेंडेंट। depend- तो ये नहीं कि सिर्फ सर्जरी, सिर्फ कीमोथेरेपी, ये नहीं चलता है, मल्टीमोडल ट्रीटमेंट होती है। जब तक आप पूरे ट्रीटमेंट ख़त्म नहीं करें तब तक हम ये नहीं कहते हैं कि ट्रीटमेंट इज़ कंप्लीट। बिल्कुल। अभी डॉक्टर अजय गोगिया आपका रुख करना चाहेंगे, अगर हम फैमिली हिस्ट्री की बात करें, क्योंकि कई बार सुनने आता है ये फैमिलीज़ में चलता है, अगर मदर को है या मासी को है तो बेटी में भी ये आ सकता है, इसके लिए कोई टेस्ट है और कितना चांसेस रहता है अगर फैमिली में है ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर होने का? तो यूजुअली जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वो 10 to 15% आनुवंशिक होते हैं, मतलब हेरिडिटरी होते हैं, जो आपके मदर फादर से आपको मिलते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें 15% जो फिगर है उसको हम अगर, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर बहुत सारे टाइप में होता है, जैसे ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसमें जो फैमिली हिस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 1/3 केसेस में पॉजिटिव होती है और 1/3 केसेस में BRCA1/2 पॉजिटिविटी की चांसेस रहते हैं। तो ये आनुवंशिक होते हैं डिपेंडिंग ऑन द हार्मोन पॉजिटिव है या ट्रिपल नेगेटिव है। हार्मोन पॉजिटिव में ये 5 से 10% होते हैं, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में ये 30 to 35% होते हैं। अगर ओवरऑल पॉपुलेशन में देखा जाए तो 10 to 15% केसेस में होते हैं। तो जो टेस्ट का नाम है वो BRCA1/2 टेस्ट है, ब्रेस्ट कैंसर एंटीजन होता है, उस 1 और 2 वो टेस्ट है, और साथ में और भी टेस्ट हैं, बट BRCA1/2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 90 to 95% यही रहते हैं जो रीज़न होता है ब्रेस्ट कैंसर में जो आनुवंशिक होते हैं। डॉक्टर ये कोई कॉस्टली टेस्ट, क्या इसकी ये कॉस्ट रहती है? कॉस्टली, डेफिनेटली कॉस्टली है, बट एम्स में 1 जनवरी या उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट होना शुरू हो जाएगा, जो इसकी कॉस्ट है अराउंड 10,000 रुपीज़ रहती है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है, अच्छा। बट ये इंपॉर्टेंट रहता है ड्यूरिंग दैट ट्रीटमेंट। 1 जनवरी से चांसेस हैं कि Most फ्री ऑफ probably कॉस्ट free of cost चांसेस होता हैं। तो यहीं पे डॉक्टर सीनू मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जैसे डॉक्टर अजय ने अभी बताया कि फैमिली हिस्ट्री हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, तो क्या मेंस में भी ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं, लाइक अगर वुमेन में होते हैं, और जैसे कि आपने शुरुआत में भी बताया कि हैं कुछ परसेंटेज है, तो अगर किसी फैमिली हिस्ट्री में किसी मेन को अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो क्या जो आगे जो उनकी फैमिली में जो फीमेल चाइल्ड है उनके कितने चांसेस बढ़ जाते हैं? एक तो पहला सवाल ये है कि ब्रेस्ट कैंसर मेल्स मेल में में। होता है, हाँ होता है, लेकिन इसकी जो इंसिडेंस है वो बहुत कम है। अगर आप 100 कैंसर लेते हैं तो 1% कैंसर तादाद मेल्स काफी में कम होता है। है, बहुत कम है तादाद, ओके 1% बताया जाता है। और दूसरी चीज़ है कि ये जो हेरिडिटरी जो डॉक्टर अजय ने बात किया है, वो अगर फादर में हो या मदर में कैंसर हो तो बच्चे का रिस्क बढ़ जाता है। बढ़ जाते हैं। और कितना बढ़ता है ये, मतलब सिर्फ फादर को हुआ है, फादर में और किसी को फैमिली में नहीं है तो रिस्क थोड़ा कम होता है, लेकिन अगर फादर को हुआ है, फादर के सिस्टर को भी हुआ है, और मतलब सिस्टर और फादर के मतलब नीस को भी हुआ है, मतलब इनके कज़न को, तो फिर रिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अगर एक को ही है तो डेफिनेटली रिस्क थोड़ा बढ़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। और लेकिन आपने बोले कि अगर फादर को होता है तो बच्चों में रिस्क इक्वल होता है जैसे मदर में भी होता है। तो जैसे कि डॉक्टर सीनू और डॉक्टर अजय ने हमें बताया कि अगर फैमिली हिस्ट्री है किसी भी तरह की ब्रेस्ट कैंसर की, तो आप लोगों को अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल, ताकि हम, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो टेस्ट, जैसे BRCA1 BRCA2 की बात की डॉक्टर अजय गोगिया ने, ये टेस्ट भी अगर ज़रूरत पड़े तो हमें ज़रूर कराना चाहिए, ताकि हम उसके ऑनसेट को, कैंसर को आने को समय पर रोक सके, बिकॉज समय की बहुत बड़ी अहमियत है कैंसर में, टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं रुक करना चाहूँगा डॉक्टर मुंजाल आपका। मैडम, अभी कुछ स्टडीज़ में ये सामने आया है कि जो करक्यूमिन या हल्दी है वो काफ़ी बेनिफिशियल रही है, जो हमारे कीमोथेरेपी जो मरीज़ों में की जाती है, बाल झड़ने की आम समस्या बड़ी आम हो जाती है, तो इस बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? हल्दी की क्या उपयोगिता है, क्या इंपॉर्टेंस है कैंसर के पेशेंट्स के आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये जो मैं आपको पहले भी बता रही थी कि हम कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो जो हमारे साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में आते हैं, जैसे बाल झड़ना हो गया या स्किन में जो चेंजेस आते हैं, स्किन ड्राई हो जाती है, या और भी इस तरीके के वॉमिटिंग्स आती हैं, तो जो सिम्टम्स जो पेशेंट्स में आते हैं विच आर नॉट रिक्वायर्ड, जो आप चाह नहीं रहे होते हैं, तो उनमें करक्यूमिन हो गया, अश्वगंधा हो गया, तो इनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। थोड़ा सा मैडम मैं स्पेसिफाई करना चाहूँगा, करक्यूमिन पे आप थोड़ा सा अगर करें, क्योंकि स्टडीज़ में काफ़ी वर्ल्ड वाइड जर्नल्स में भी आया था, तो ये जो करक्यूमिन है ये होता क्या है, किस में पाया जाता है, किस तरीके के इंसान उसे ले सकता है? जो आपकी किचन में नॉर्मल हल्दी होती है, वो हल्दी उसका लैटिन नेम कर्क्यूमा लॉन्गा है, उसमें से एक इंग्रेडिएंट, एक उसका तत्व जो है निकाला जाता है जिसे हम कर्क्यूमिन कहते हैं। कर्क्यूमिन जो है बहुत सारी इन विट्रो स्टडीज़ में और इन विवो स्टडीज़ में यूज़फुल पाया गया है
कि वो जो साइटोटॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं मेडिसिन के, उनमें काफ़ी हद तक हेल्प करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और इसी तरीके से एक अश्वगंधा मेडिसिन है जिसे हम विथेनिया सोमनीफेरा कहते हैं, उसमें एक विथाफेरिन होता है, उस पर भी बहुत सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं, जिसको हम आयुर्वेद में रसायन भी बोलते हैं, मीन्स जो आपकी बॉडी के लिए इन जनरल टॉनिक बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ है, उसको हम रसायन कहते हैं। तो विथाफेरिन पे भी बहुत सी स्टडीज़ हो चुकी हैं। सिमिलरली एक जो वॉमिटिंग की बहुत प्रॉब्लम आती है, उसमें जिंजर पे बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हो चुकी हैं। तो ये बहुत से साइंटिफिक प्रूवन मेडिसिन हर्ब्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, वेल बीइंग के लिए अच्छी रहेंगी और इजीली अवेलेबल है। जिंजर, अदरक हम वैसे भी यूज़ करते हैं, सबके घर में होती है, हल्दी आपके किचन में है, तो आपको सिर्फ उसे दूध में, गर्म दूध में मिक्स करना है और लेना है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू एडिशन की ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कुछ पका रहे हैं या कर रहे हैं। आपने गर्म दूध लिया, उसमें आधा चम्मच हल्दी डाली, मिक्स करके उसको ले लिया, तो इजीली आप ले सकते हैं। साइड इफेक्ट्स कुछ नहीं है, साइड फायदे इफेक्ट्स होंगे। नहीं। सिमिलरली अदरक है, अगर आपको वॉमिटिंग होती है तो आप अदरक की पतली फाँक काट के उस पर थोड़ा सा नींबू और नमक डाल के एंड उसको ले सकते हैं। आप दिन में 1 या 2 बार ले लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो इस तरीके के बहुत से उपाय हैं जो आपके पास इजीली अवेलेबल हैं, आप इनकॉर्पोरेट करके उसको, उनका बेनिफिट ले सकते हैं। बेसिकली जैसे कि डॉक्टर योगिता ने बताया कि हमारे किचन से ही बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिसका हम इस्तेमाल करके जो है हम काफ़ी हद तक बीमारियों में जो है अपना बचाव कर सकते हैं। तो डॉक्टर अजय, जैसे कि अभी हमने बात की फैमिली हिस्ट्री, हेरिडिटी की हमने बात की कि एक से दूसरे को हो सकता है, तो अगर हम प्रेगनेंसी की बात करें तो अगर कोई एक प्रेग्नेंट लेडी है और प्रेगनेंसी के दौरान ही उसको कैंसर डिटेक्ट हो जाता है, ब्रेस्ट कैंसर, तो उस केस में क्या किया जाए? क्या उन्हें प्रेगनेंसी को अबॉर्ट करना पड़ेगा या किस तरह से वो आगे अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करें? मैम देखिए, जो प्रेगनेंसी से एसोसिएटेड ब्रेस्ट कैंसर होते हैं उसमें 3 चीज़ें हैं। आपका जो ब्रेस्ट कैंसर वो डिटेक्ट कौन से ट्राइमेस्टर में हुआ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ, सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ या थर्ड ट्राइमेस्टर में हुआ, और किस ट्राइमेस्टर में हुआ, और उस टाइम उसकी स्टेज क्या है। सपोज आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हुआ और उसकी स्टेज लोकली एडवांस है या स्टेज 3 है या स्टेज 4 है, तो डेफिनेटली यू शुड अबॉर्ट द बेबी, आपको अबॉर्शन कराना है। अगर आपका सेकंड ट्राइमेस्टर में हुआ और उसकी अर्ली स्टेज है तो गो फॉर द सेम। इन केस अगर आपका वो फिर उसमें डिफरेंस आता है कौन से टाइप का ब्रेस्ट कैंसर है। अगर लोकली एडवांस ब्रेस्ट कैंसर है, ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में है, तो आपको उस टाइम कीमोथेरेपी देनी है। कीमोथेरेपी का सेकंड ट्राइमेस्टर में बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कीमोथेरेपी होती है, उसमें बच्चों पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता। कंटिन्यू प्रेगनेंसी फॉर थर्ड ट्राइमेस्टर, एंड जो रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट है लाइक सर्जरी और रेडिएशन हम प्रेगनेंसी डिलीवर होने के बाद करते हैं। तो इसमें क्या बेबी को भी चांसेस होते हैं? नहीं, बेबी को चांसेस नहीं होते हैं, बट हमें फिर वो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये आनुवांशिक भी होते हैं, जैसे मैंने बताया 10 to 15% केसेस में। तब हम जो मदर का टेस्ट करा लेते हैं कि उन्होंने कितना ट्रांसमिट किया है कि नहीं, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ट्रांसमिट यूजुअली नहीं होते हैं अगर जब तक आपका ब्लड जो जर्म लाइन उसमें इफेक्ट नहीं होगा तो। और इसी पे एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है और उसने अभी अभी रिकवर किया है उससे, तो क्या वो कंसीव करने के लिए ट्राई कर सकते हैं? मैम क्योंकि अभी जो हम ब्रेस्ट कैंसर होता है उसमें 70% केसेस वो हार्मोन पॉजिटिव होते हैं। तो हार्मोन पॉजिटिव में जब ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है तो हम 5 साल की मेडिसिन देते हैं। तो ड्यूरिंग दैट 5 years ऑफ ट्रीटमेंट हमें वो कंसीव करना उस टाइम उचित नहीं है, क्योंकि जो हार्मोन ट्रीटमेंट होता है उसका भी बच्चों पे इम्पैक्ट होता है। तो सेफ्टी रीजन से जो है 5 साल का आप कहते हैं कि 5 साल का हमें गैप देना चाहिए कंसीव करने के लिए। बिल्कुल डॉक्टर शीनू, अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट के लिए आप क्या बताना चाहेंगे ताकि ये स्थिति आए ना ब्रेस्ट कैंसर की? प्रिवेंटिव एस्पेक्ट यही है कि जैसे हमने बोला है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है और नॉन मॉडिफाइबल है। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर को बिल्कुल प्रिवेंट करना ही चाहते हैं तो आज के दिन में आपके पास ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिससे आप उसको बिल्कुल प्रिवेंट कर सकते। शॉर्ट कुछ नहीं है, श्योर शॉर्ट कुछ नहीं। मॉडिफाइबल फैक्टर, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स जैसे मुना है कि मतलब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हेल्दी डाइट लीजिए और धूम्रपान मत करिएगा, लाइक डोंट टेक अल्कोहल एंड हैव गुड सोशल एंड एक्टिव लाइफ। सो इससे मतलब ये प्रूवन है कि भाई ये सब करने से ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस कम हो जाता है डेफिनेटली। जी, उसकी मात्रा बढ़ जाती है। जी जी। इसी में डॉक्टर साहब अपना एक मैसेज ऐड कर दी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का लगभग समय समाप्त हो चुका है, तो आप क्या कहना चाहेंगे आज अवेयरनेस मंथ के दौरान? हाँ, अवेयरनेस मंथ के दौरान मैं मतलब 2 चीज़ कहना चाहता हूँ। एक तो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, जैसे डॉक्टर योगिता ने बताया, एट द एंड ऑफ द पीरियड आफ्टर 20 years of age every woman should examine herself and feel the breast, especially while taking bath and all, so that it can be picked up.
दूसरी चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे लिए है कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली पकड़ना, अर्ली पकड़े तो इलाज आसान हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट कम होती है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर कोई भी महिला है जिसका उम्र 30 साल से ज़्यादा है और ब्रेस्ट में गिल्टी होती है, खासकर वो गिल्टी में दर्द नहीं हुआ, मेरा रिक्वेस्ट यही है, आप सबसे अनुरोध ये है कि भाई आप फ़ौरन डॉक्टर को दिखा लीजिए। जब तक ये प्रूव नहीं हुआ ये कैंसर नहीं है तब तक रुकना नहीं चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप ये कहना चाह रहे हैं अर्ली डिटेक्शन से फ़ायदा ही फ़ायदा है, ना केवल मरीज़ का बल्कि हमारे जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें जो बर्डन पड़ता है वो भी कम होता है। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर योगिता, यहाँ पे मैं आपसे, बिकॉज आप आयुर्वेदा से हैं, तो आयुर्वेदा में हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ज़्यादा हम महत्व देते हैं, तो आप हमें बताइए कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं अपने एक मैसेज के ज़रिए। जब आप ट्रीटमेंट ले रही हैं, कीमोथेरेपी आपकी होती है या जो भी थेरेपी आपके ऑन्कोलॉजिस्ट आपको सजेस्ट करते हैं, तो उसमें होता है कि आप बहुत स्ट्रेसफुल फेज से जा रहे होते हैं। एक तो जैसे आपको कैंसर डायग्नोस हुआ, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट अपना डिसाइड करना है, करवाना है, तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आप अपनी डाइट पे आहार विहार और योगा का आप जो अपनी डेली आपका जो रूटीन है अगर आप उसमें इंक्लूड करेंगे तो आपको स्ट्रेस से स्ट्रेस आपकी काफ़ी हद तक रिलीव हो जाएगी। इसके अलावा इसके जो बेनिफिट्स रहेंगे आपके लिए, जो आप अगर आप डेली अगर आप एक्सरसाइज करते हैं किसी भी तरीके की, तो आप ज़्यादा एक्टिव और ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, तो आप उसको करिए। अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, जो मॉडिफाइबल जो चेंजेस आप अपनी डाइट में ला सकते हैं किसी भी तरीके से, आप अपनी प्रकृति असेसमेंट करवा के उसमें उस तरीके के चेंजेस लाइए, तो दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन द लॉन्ग रन। बिल्कुल Thank you डॉक्टर so अजय much, गोगिया, क्या मैसेज, क्या संदेश, क्या पैगाम आप हमारे ऑडियंस को देना चाहेंगे कि जो अवेयरनेस मंथ में किस तरीके से हम अपने आप को एक स्वस्थ जीवन शैली अपना सकते हैं ताकि आपकी ज़रूरत ना पड़े? डेफिनेटली यस। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 पॉइंट है। नंबर 1, 50 साल से ऊपर कोई भी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है या 45 साल के ऊपर, स्पेशली 50 ईयर्स से अबव, तो आपको साल में 1 या 2 बार, साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार आपको मैमोग्राम जरूर कराना है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ स्क्रीनिंग मैमोग्राम आफ्टर 50 ईयर्स ऑफ एज, एनुअली और बाई एनुअली। नंबर 2, कोई भी ब्रेस्ट लंप होता है तो उसको इग्नोर ना करें। बीइंग ए फीमेल, उसको आपको जाके किसी भी डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है, चाहे वो मैंने पहले ही बताया 90% बिनाइन हो, लेकिन आपको इग्नोर नहीं करना है। बिनाइन है तो वो डायग्नोस होनी चाहिए कि वो बिनाइन है। 10% केसेस में कोई भी सिम्टम्स आता है वो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करना है। जैसे डॉक्टर शीनू ने बताया, ट्रिपल असेसमेंट करना है, बायोप्सी करनी है, मैमोग्राम करना है 35 साल से ऊपर, और एग्जामिनेशन करना है। एंड नंबर 3, जो भी ट्रीटमेंट डिसाइड हो, कोई भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड हो, सर्जरी, कीमोथेरेपी या रेडिएशन, उसको पूरा करना है। कीमोथेरेपी के बहुत रिसेंट एडवांसेस आ चुके हैं, उसमें साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं, वॉमिटिंग वगैरह कम होती है, बहुत सारी टारगेट थेरेपी आ चुकी हैं, इम्यूनोथेरेपी होती है, ताकि उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट सर्वाइवल पे, उसका साइड इफ़ेक्ट पे बहुत कम है, सर्वाइवल ज़्यादा है। थर्ड, हार्मोन ट्रीटमेंट, जो 5 साल का ट्रीटमेंट होता है या 7 साल का ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट होता है उसको पूरा ले। ये नहीं कि आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया, 2 साल बिल्कुल ठीक हैं तो आपने दवाई छोड़ दी। जो ट्रीटमेंट जो रिकमेंडेड किया है डॉक्टर्स ने उसको पूरा लें, रादर देन उसको बीच में छोड़ें। बिल्कुल डॉक्टर अजय गोगिया ने बड़े अच्छे से बताया कि किस तरीके से हमें कैंसर पहले तो ना हो, अगर हो जाए तो किस तरीके से क्या एहतियात हम बरतें, क्योंकि कैंसर में रिलैप्स के केसेस भी बहुत आते हैं और वो तभी आप ठीक रह सकते हैं जब आप अपने एक्सपर्ट की सलाह पे चलते रहें। तो चलिए आइए एक बार अपने एक्सपर्ट के जो भी मैसेजेस हैं उनको एक बार फॉलोअप ले लेते हैं। तो जैसे कि डॉक्टर सीनू ने हमें बताया कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन टेस्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है और वो हर एक को करना चाहिए। जैसे डॉक्टर योगिता ने अभी हमें समझाया उसी तरह से उसे आप फॉलो करिए। और साथ ही उन्होंने बताया कि 30 प्लस एज में अर्ली डिटेक्शन पकड़ना बहुत ज़रूरी है। तो जितनी जल्दी आप इसे डिटेक्ट कर पाएंगे अपनी ब्रेस्ट कैंसर को, उतनी ही जल्दी आपका इलाज आसानी से हो पाएगा। डॉक्टर योगिता ने हमें बताया क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के बारे में। तो हम योगा, एक अच्छी डाइट के ज़रिए हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर अजय ने हमें 3 बेहद ज़रूरी पॉइंट्स बताए। पहला ये है कि 50 प्लस में जब भी किसी वुमेन को मेनोपॉज हो जाता है तो साल में 1 बार या 2 साल में 1 बार मेमोग्राम टेस्ट ज़रूर करवाएं, जो स्क्रीनिंग है उसे ज़रूर कराएं। दूसरा उन्होंने बताया कि कोई भी ब्रेस्ट लम्प उसे इग्नोर ना करें। ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी ब्रेस्ट लम्प जो है वो ब्रेस्ट कैंसर ही हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि देयर इज़ अ लम्प तो गो एंड चेक विद योर डॉक्टर। और तीसरी बात उन्होंने जो बताई कि कोई भी अगर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप फॉलो कर रहे हैं तो उसे पूरा कंप्लीट कीजिए, उसे बीच में ना छोड़िए।
तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप हमारे प्रोग्राम बहुत में बहुत आए शुक्रिया और आप सभी ब्रेस्ट का। कैंसर मंथ की अवेयरनेस पे हम लोगों को इतनी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हमें पूरी उम्मीद है नाजरीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hello.ddurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू। और अब अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। आदाब। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। ब्रेस्ट कैंसर दुनिया भर की खवातीन में पाया जाने वाला सबसे आम कैंसर है। ये जिस्म में सेल्स की गड़बड़ी और जीन्स की तब्दीली की वजह से होता है। ज्यादा उम्र की खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा होता है। छाती पर या बगलों में गांठ का होना, उसके साइज में तब्दीली आना, छातियों की जिल्द तब्दील होना, उनमें दर्द और बेचैनी होना, कैंसर की अलामात हो सकती हैं। इन अलामात के जाहिर होने पर फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करें। खवातीन में वजन का ज्यादा होना और जिस्मानी काम की कमी ब्रेस्ट कैंसर के इम्कानात बढ़ा देता है। सेहतमंद ग़िज़ा, वजन पर काबू, बाकायदगी से वर्जिश और ज़हनी तनाव से बचने से ब्रेस्ट कैंसर से बचा जा सकता है। Four, three, two, one.